हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजा चतुर्वेदी और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लैट 2024 के लिए, जो कि कब होने वाला है, दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन सेंस कि हमें, अगर हम क्या करेंगे, क्लैट पीजी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हमें 3 बेनिफिट रहते हैं, यानी कि 3 तरीके के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो क्लैट के लिए क्या कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये जो प्रिपरेशन है वो कौन कौन लोग कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, एलएलएम करना है, अगर आप किसी भी तरीके के यानी कि 20 टॉप एनएलयू में जाना चाहते हैं तो आप क्या दे रहे होंगे, आप दे रहे होंगे क्लैट पीजी का पेपर। दूसरा होता है, भले ही आपको क्या करने की इच्छा नहीं है, एलएलएम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप किसके लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। एक ऐसा जॉब जो कि क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होता है, गवर्नमेंट जॉब हो रहा है, और ये वाली जॉब आपको क्या देता है, सिक्योरिटी देता है, पेंशन दे रहा होता है, और वो सारे बेनिफिट्स देता है जो कि हम सब चाहते हैं। तो अगर इसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा क्लैट पीजी का पेपर। अब इस क्लैट पीजी का ना सिर्फ आपको पेपर देना पड़ेगा, बल्कि अगर आप इसमें क्या स्कोर करते हैं, टॉप 20 में अगर आपकी रैंक आती है तो आप शॉर्ट मान सकते हैं कि आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं, आप अपने पीएसयू में प्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी टॉप किस में आ जाती है, टॉप 50 में भी अगर आपकी रैंक आ जाती है, स्टिल आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं पीएसयू के लिए। तीसरा आता है, जितने भी आपके जेएजी जो है, इसके लिए भी आपके इसका स्कोर ले रहा है, अब से ये भी क्लैट पीजी का ही स्कोर ले रहा होगा। यानी कि आप तैयारी करेंगे एक पेपर के लिए, देंगे केवल एक पेपर, लेकिन अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपके पास एक साथ 3 स्ट्रीम्स चालू रहेंगे, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप जॉब लेना चाहते हैं, एलएलएम कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर आप जेएजी के लिए जाना चाहते हैं। इसी चीज़ के साथ में आता है अगर हम बात करें किस चीज़ के लिए, पीएसयू के लिए, तो कौन कौन सी पीएसयू है जो कि किसके थ्रू आती है, जो आती है आपकी क्लैट पीजी के थ्रू। तो अगर आपकी रैंक आ जाती है टॉप 20 में, तो ऐसे में क्या बोला जाता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो आती है, ओएनजीसी हर साल आती है, बीएचईएल आती है, ऑयल आती है, फिर आता है आपका एनटीपीसी। ये तो टॉप 5 फर्म्स हैं, टॉप 5 कंपनीज हैं जो कि आपको क्या ले सकते हैं, प्लेसमेंट के लिए ले सकती हैं। तो क्या सिर्फ आपको क्लैट पीजी देकर ही काम खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको क्लैट पीजी के बाद इन वाली जो कंपनीज हैं इनके फॉर्म फिलअप करने रहेंगे और वहाँ बताना रहेगा कि आपका स्कोर क्या है। इस स्कोर के बाद में वो आपको किसके लिए कॉल करेंगे, इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करेंगे। अब ऐसा क्या होता है क्लैट पीजी के एंट्रेंस में कि हम ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इसका स्कोर ले रही हैं। तो बेसिकली जब भी आप क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका जो पूरा सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है जिसके कारण आपको हर फील्ड की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज जो है वो सिर्फ आपको बुक्स पढ़कर नहीं आ सकती है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। यानी कि आप अपने लॉ को इतना प्यार करते हो, इतना पसंद करते हो कि जो आपके वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आप उन्हें रेगुलरली रीड करते हैं। ये आपकी ना सिर्फ ये आपकी डेली रूटीन में क्या है बैठा हुआ है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीड करके बाकी चीज़ों के लिए अवेयर रहते हैं कि क्या क्या जजमेंट आ रहे हैं, लॉ को किस तरीके से यूज़ करा जा रहा है। तो अगर आप इसी तरीके के पर्सन हैं तो ये वाला जो एग्ज़ाम है, क्लैट पीजी का एग्ज़ाम है, वो आप ही लोगों के लिए है। तो अब अगर हम बात करते हैं किस तरीके से, अगर सबसे पहले अपन जॉब की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर ग्रेजुएट होता है तो वो क्या चाहता है, एक अच्छी नौकरी मिले। तो अगर जॉब के लिए करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लैट पीजी का पेपर देना पड़ेगा।
उस क्लैट पीजी में आपकी जो रैंक है वो कहाँ तक आनी चाहिए, AIR 20 तक आनी चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि PSU में आपका क्या हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकता है। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द PSU किसके थ्रू होता है, क्लैट के थ्रू होता है। और ये कौन सा स्टेज प्रोसीजर है, 3 स्टेज प्रोसीजर है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ AIR। नेक्स्ट फिर वो लिस्ट करते हैं, लिस्ट निकालते हैं, एक ऐसी लिस्ट जिसमें क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा। शॉर्ट लिस्ट करे जाते हैं पर्सन्स को और फिर आपका क्या हो रहा होगा, इंटरव्यू। अगर आपने तीनों स्टेजेस क्या कर दी हैं, कंप्लीट कर ली हैं, तो आपका श्योर शॉट क्या लग गया है, पूरा जीवन आसानी से निकलेगा, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में। डन। इसी चीज़ के साथ आता है आपका नेक्स्ट, ये तो था अपना मेन काम जो कि हम किसके लिए चाह रहे हैं, हमें जॉब मिल जाए। अब बात करते हैं कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, LLM करना चाहते हैं, तो आप PG का जो पेपर दे रहे हैं, क्लैट PG का जो पेपर दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं, सिर्फ LLM पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो इसमें है ना, जो पेपर डिज़ाइन करा गया है, जो ये इसका एंट्रेंस रखा गया है, वो ये सोच कर रखा गया है कि जब आपने LLB पढ़ी थी तब आपने जितने भी लॉ पढ़े थे वो बहुत अच्छे से पढ़े थे, इन डेप्थ पढ़े थे। अब क्योंकि आप सब ने लॉ को इन डेप्थ पढ़ रखा है, आपको अभी क्या आती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। अब देखो, जब आपने क्लैट का पेपर दिया होगा ना, UG का, तो आपसे क्या पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जब आप PG का पेपर देख रहे हो तो वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक नहीं कर रहा है, वो जानता है कि आपको लॉ आता है, आपको उसे अप्लाई कैसे करना है, वो यहाँ देखा जाता है। और इसी में मैंने इसी वीडियो में क्या कर रखा है, एंड में आपको एक पेपर का पैटर्न भी बताऊंगी, मतलब लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन उठा के भी मैंने दिखा रखा है कि किस तरीके के पेपर आते हैं। तो पेपर के लिए आपको क्या माना जा रहा है कि आपका जो लॉ है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर है, आपको सारी जो जजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें पता हैं, आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से आता है, और आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छे से आती है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या कि एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, जो कि एलिजिबल किसके लिए रहते हैं, क्लैट PG के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बोल रखा है कोई भी पर्सन जिसने क्या कर रखा हो, लॉ ग्रेजुएट हो, यानी कि LLB कर रखा हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो वो आपका क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम माना जाएगा, जिसमें आपने कितना स्कोर कर रखा हो, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आप किस में हैं, स्पेशल कैटेगरी में हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो ऐसे में आपको क्या बोला जाता है, 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट केवल कितनी परसेंटेज की है, 40% की ही, 45% की ही आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये कौन लोग हैं, सबसे पहले हैं SC ST OBC, फिर आता है PWD NRI PIO और OCI वाली जो कैटेगरी होती है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, केवल 45% ऑफ मार्क्स चाहिए होंगे। डन। नेक्स्ट आता है आपका, फिर आता है आपका कि जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट अपियरिंग जो भी हो, आप पर्सन क्या दे रहा होगा, एग्ज़ाम दे रहा होगा, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड LLB होना चाहिए, आपके पास पहले से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्लस अगर वो जो आपका एग्ज़ाम है यानी कि वेटेड है, अवेटेड है आपका रिजल्ट, तो आप वहाँ लिख सकते हैं अवेटेड, और बाद में आप मार्कशीट पेश कर रहे होंगे उन्हें। अब इसमें आता है, यहाँ दे रखा है सबसे बड़ी बात कि इसकी अपर एज लिमिट नहीं है। ऐसा क्यों दे रखा है, तो होता ये है कि कई बार लोग UG करने के बाद यानी कि LLB करने के बाद कई बार ब्रेक हो जाता है, कई सारे कारणों से लोग ब्रेक ले लेते हैं, जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर लगता है कि नहीं यार, हमें किसके लिए तैयारी करनी चाहिए, PG के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो क्या बोल रखा है आपके अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं दे रखी है। तो यानी कि अगर आप PSUs और इनके लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, जब PSU आपके लिए इंटरव्यू के लिए पूछेगी तो वो शॉर्ट लिस्ट जब कर रही होगी तो वो वहाँ आपका एज फैक्टर मैटर करता है। पर अगर आप किसके लिए कर रहे हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, LLM की डिग्री के लिए, तो हाँ, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका अपर एज लिमिट कोई मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है टाई ब्रेकर। अगर किसी दो पर्सन के दोनों के ही मार्क्स 100 आ चुके हैं, क्योंकि हमारा पेपर कितने का है, 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो अगर किसी दो स्टूडेंट के एग्जैक्टली 100 मार्क्स आए हैं तो किस पर्सन को सीट मिलेगी, किसे हम क्वालिफाइड मानेंगे। तो टाई ब्रेकर में बोला गया है जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे हम क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उन्हें क्या मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी टाइम टू टाइम, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको दी जाती है, हायर एज वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। डन। दूसरा आता है अगर दोनों की एज भी सेम है, दोनों ही 35 ईयर्स के हैं, तो ऐसे केस में क्या करा जाएगा, तो ऐसे केस में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसे क्या बोला जाएगा, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसका नाम अपीयर होगा उस पर्सन को हम क्या दे देंगे, सीट दे देंगे। डन। तो ये वाली तो चीज़ थी, आपको क्या माना जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम क्लैट पीजी क्यों दे रहे हैं, सबसे पहला एनएलयू में एडमिशन के लिए, दूसरा जॉब्स के लिए, और तीसरा आता है आपका जेएजी के लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें इसके बाद सिलेबस की, तो सिलेबस क्या क्या होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप आज की तारीख में क्या करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सिलेबस क्या होगा, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। गया वो टाइम जब क्या होता था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आता था, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशप्रूडेंस आ जाता था, जिसके कारण क्या होता था, आपका मेन फोकस उसी पे रहता था। लेकिन अब पेपर ऐसा नहीं आता है, अब इन्होंने जो कवर करा है वो बहुत सारे लॉ कवर करे हैं, और ना सिर्फ ये आपको सिलेबस में यहाँ दिख रहा है, बल्कि पेपर में भी इसका एम्फेसिस दिखेगा। आपको पता पड़ेगा कि आपके जब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा बड़े हैं, और प्लस वो हर तरीके के लॉ को टच कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो 2020 के पहले लोग क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पढ़ते थे, जुरिस्प्रूडेंस पढ़ लेते थे, और फिर मान लेते थे कि हाँ ठीक है, डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे और हमारा एनएलयू में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। तो अब चलिए देखते हैं, सबसे पहला आपका जो पेपर होगा वो किस तरीके का होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोला गया है 120 क्या होंगे, आपके 120 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो हर करेक्ट आंसर पे आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट बोला गया है अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है तो यस डिडक्ट भी होंगे, कितने, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट भी होंगे। तो जस्ट आपको टिक 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 नहीं करना है, आपको बहुत सोच के करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है और एनएलयू की अपॉर्चुनिटी भी जा सकती है। अब बोला गया है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से बोले गए हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में बोला गया है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वेटेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है आपका जुरिस्प्रूडेंस, फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत अच्छे से आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, जब आप खुद पढ़ रहे हैं, अगर आप ये वाला वीडियो देखने के बाद आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का एक बेसिक ध्यान रखिएगा कि आपको इन सब के, सबसे पहले तो आपको इन सब के क्या लेने पड़ेंगे, बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर बोल रखा है इन सब के लिए एक अलग से बुक आती है, एक ऐसी बुक जिसमें आपको क्या दे रखा होगा, लैंडमार्क केसेस दे रखे होंगे, और उन लैंडमार्क केसेस के साथ में ही आपको देखना है रीसेंट जजमेंट क्या आए हैं। तो जब आपका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में बेसिकली 5 बातें तो पूछते हैं, और वो 5 बातें क्या होती हैं कि उससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक दे रखा है, इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस कौन सा था, फिर अभी रिसेंटली इसमें कौन सी चीज़ आई है, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट आया है, या फिर कौन सा रिसेंट डिसाइडेड केस आया है। उसी चीज़ के साथ में आपको पूछा जाता है जो केस का नाम है उसमें जज कौन थे, और जज में पैनल कितना था, रेशोज कितने थे आपके, और डिसेंटिंग यानी कि किस पर्सन ने मना करा था, यानी कि कौन पर्सन ने मना करा था, इस लॉ के अगेंस्ट था या फिर इस जजमेंट के अगेंस्ट में किसने बोला था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। तो सिर्फ आप बेसिक लॉ की नॉलेज से क्या नहीं दे सकते हैं, क्लैट पीजी का पेपर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो
तो जब हम लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्या करवा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे होंगे, इन चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे। किस तरीके से, जैसे अगर आपका टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक, साथ में रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको दिए जाएंगे जजमेंट्स, फिर इसी चीज़ के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा लैंडमार्क जजमेंट, और साथ में आपको इन सब की पीडीएफ और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और प्लस साथ में आपको क्या करा जाएगा, एक इंडेक्स बनाया जाएगा। ये इंडेक्स है जो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सोचिए दिन के 5 केस भी हो रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 1000 से ज़्यादा क्या हो जाएंगे केस लॉ। तो इन सारी चीज़ों को याद कैसे करा जाएगा, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आप इंडेक्स बनाकर चलिए। जैसे ही आप इंडेक्स बनाएंगे तो उस चीज़ को याद करना, समझना काफ़ी आसान रहता है। और इस इंडेक्स में हम क्या लिख रहे होंगे, ये जो अभी मैंने चीज़ें बताई ना, ये ही चीज़ें लिख रहे होंगे। जैसे जज का नाम लिख रहे होंगे, रेशोज़ लिख रहे होंगे, केस का नाम लिख रहे होंगे, किस चीज़ से रिलेटेड है, लैंडमार्क केसेस। तो आपकी एक पूरी बुक तैयार हो जाएगी इंडेक्स की, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, आप सिर्फ इंडेक्स देख कर जाइए। प्रैक्टिस आपने इतनी बार कर रखी होगी कि आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। डन। तो हमें ऐसे साइमल्टेनियसली क्या करना है, ये सारे लॉ पढ़ने हैं, जिसमें कंपनी लॉ इम्पॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखिए, अब क्या होगा, जब आप एलएलबी कर रहे थे तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स इसमें आपके वीक हों, तो ये वाले जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, उनके रिसेंटली डिसाइडेड केस लॉ पढ़िए, और क्लासेस के थ्रू अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए, जिसके कारण पेपर में जब ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट आता है, जब ये ऊपर का सिलेबस डिज़ाइन करा गया है तो किस चीज़ का ध्यान रखा गया, वो हमें अभी कौन से स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं। तो याद करिए, यहाँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब ने क्लैट यूजी का पेपर भी दिया होगा। तो क्लैट यूजी की प्रिपरेशन के लिए सब लोग एक बात है जो हमेशा कहते हैं, क्या बोला जाता है, रीड न्यूज़पेपर। हर बार बोलते हैं रीड न्यूज़पेपर। क्यों बोला जाता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या बढ़ जाती है, रीडिंग स्किल बढ़ जाती है, आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आती है, इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है। तो वो वाली जो स्किल है जो 5 साल पहले से बोली जा रही है, बल्कि 6 ईयर पहले से आपको बोली जा रही है क्या, कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की स्किल यहाँ भी काम आएगी। क्यों, क्योंकि अभी का सिलेबस भी ये देखकर डिज़ाइन करा गया है कि आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, आपकी कंप्रिहेंसिव स्किल कितनी अच्छी है, आप पैराग्राफ को कितने अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स कितने अच्छे से देख सकते हैं। डन। फिर उसकी चीज़ के बाद में जब हम कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए तो क्या बोला जा रहा है, अवेयरनेस कितनी है। अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ ना रीसेंट डिसाइडेड केस लॉ, तो जब आपकी केस लॉ वाली बात आती है तो केस लॉ में क्या बोला जाता है, होता क्या है, जब आपका द हिंदू पढ़ते हैं, आप द हिंदू जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको ये चीज़ सिमिलरिटी पेपर में भी दिखेगी। द हिंदू में कुछ केसेस को बहुत अच्छे से क्या करा होता है, डिस्कस करा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा उस पर आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, उन वाले केसेस को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। कारण क्या है, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, ना सिर्फ आपका सिलेबस बन गया है बल्कि आपके करंट अफेयर वाली चीज़ भी बन गई है। इस क्वेश्चन के थ्रू, द हिंदू के आर्टिकल के थ्रू या फिर उसी रिलेटेड जजमेंट के थ्रू आपसे क्या देखा जाएगा कि आप कितने ज़्यादा अवेयर रहते हो किन चीज़ों को लेकर। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, आपके आसपास जितने भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आप उनके लिए कितना ज़्यादा अवेयर रहते हो। तो हमें क्या करना है, डेली क्या पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू आप वैसे भी बहुत पहले से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने क्लैट के लिए प्रिपरेशन कराई यूजी के लिए तो ऑफकोर्स आपने ये वाली चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी।
फिर बोला जाता है समरी ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि आपको क्या करना आना चाहिए, कंक्लूजन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो आपका होता क्या है, ये वाली चीज़ें पूछने का एक सिंपल कारण ये भी है कि जब आप एलएलबी करते हैं तो आपके कॉलेजेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये कॉलेज की एक्टिविटीज़ आपको ग्रूमिंग का काम करती हैं। ग्रूमिंग इन सेंस कि ये सारी स्किल्स आपके कॉलेज में डेवलप हो चुकी हैं। वो सिर्फ टेस्ट ये कर रहे हैं आप कितने ज़्यादा ग्रूम्ड हो, आपको चीज़ों के बारे में कितना ज़्यादा पता है, आप कितने अच्छे से कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप किसी भी चीज़ का कितने अच्छे से प्रो एंड कॉन्स देख सकते हो और बीच का रास्ता निकाल सकते हो। तो आपको क्या आना चाहिए, समराइजेशन ऑफ द पैराग्राफ आना चाहिए, प्लस आप कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ में। डन। तो ये कुछ स्किल्स है जो कि आपने नेक्स्ट प्रीवियसली 5 साल में डेवलप करी होंगी। उन 5 साल की स्किल्स को अब टेस्ट करा जाएगा आपके क्लैट पीजी के पेपर के थ्रू। अगर आप क्या कर रहे हैं, क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बताया था ना सबसे पहला क्या करना है, आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, प्लस आपको क्या पढ़ना है, द हिंदू और अदर न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। बिना न्यूज़पेपर पढ़े पेपर पास होना मुश्किल है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। फिर इस न्यूज़पेपर के साथ में आजकल थोड़े से सब्सक्रिप्शंस पर आपको क्या मिल सकते हैं, आपको डेली के जजमेंट्स मिल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बताई जाएंगी। तो इसमें आपको क्या मिलता है, डेली जजमेंट्स मिलते हैं। इनका सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम होता है, और अगर आप चाहेंगे, अगर जो बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे उन्हें वैसे भी डेली बेसिस पे क्या पढ़ाया जाएगा, जजमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं भी करते हैं तो ऐसे केस में आप इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या कर सकते हैं, डेली सब्सक्रिप्शन लेकर इनके डेली जो जजमेंट्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब देखो टेस्ट क्या क्या करा जा रहा है। सबसे पहले रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज फॉर द इम्पॉर्टेंट जजमेंट, यानी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर आता है वेरियस इश्यूज डिस्कस्ड इन द जजमेंट। अब होता क्या है, जब आपने इतने सारे जजमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हर तरीके से अलग अलग बातें आपकी बाहर निकल कर आती हैं। जैसे अभी एक रीसेंट केसेस है जो कि डिवोर्स का केस है, और इस डिवोर्स के केस में बहुत अलग तरीके की बात आई है, यानी कि इक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ आई है कि क्या शादी वाले में, शादी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लड़का और लड़की को क्या बराबर हक मिलते हैं, क्या राइट टू इक्वालिटी मिलती है, और इस ग्राउंड पे ही क्या दिया गया है, डिवोर्स भी मिला है। तो जब आप क्या करते हैं, जजमेंट पढ़ते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में एक नया प्रोस्पेक्ट पता पड़ता है कि यार ये चीज़ तो हमने कभी सोची भी नहीं थी, और लोग इतने अच्छे से उस चीज़ को किस में मिलेगी, आपको जजमेंट में मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जजमेंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट बता रखा है रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड पर्टिकुलरली फॉर दोज डिस्कस्ड इन द रीसेंट जजमेंट। अब जितनी बार ये आप वीडियो देखेंगे उसमें एक वर्ड है जो कि रिपीटेटिव मोड पे चल रहा है, वो क्या है, आपका जजमेंट। अब ये वर्ड इतना रिपीट क्यों हो रहा है, जस्ट अभी मैं आपको पेपर दिखाती हूँ विद इन मिनट ऑफ 2, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि पेपर किस तरीके का आता है और ये वाली चीज़, ये वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, अवेयर ऑफ द हिस्ट्री केस लॉ, बताया था ना, लैंडमार्क जजेस भी, लैंडमार्क जजमेंट भी आपको याद करने हैं। जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं ऑफकोर्स वो आपको याद होने चाहिए, उन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके। नेक्स्ट बता रखा है आपका, अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे, फॉर्मेट किस तरीके से आता है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा इन सेंस सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। आपको जो देना है वो कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का, यानी कि कितने मिनट का, 120 मिनट्स का, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है ये 120 में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप जब नेगेटिव गलत आंसर मार्क करेंगे तो आपका मार्क्स किससे रिड्यूस हो जाएगा, 0.25 से हर बार आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। और हर बार आपकी जो अपॉर्चुनिटी है टू एफ और दी, किसके लिए, NLU के लिए या फिर PSU के लिए या फिर JAG के लिए, इनके लिए क्या हो जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी।
नेक्स्ट बोल रखा है कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है। अब देखिए इसे 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दे रखा है और अदर में बाकी सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, पर जब आप पेपर देखेंगे ना तो उसका रेशो कम कर दिया गया है। पहले लगभग 50-50 और 60-40 का रेशो होता था कॉन्स्टिट्यूशन और अदर का, लेकिन अब ये वाली जो रेशो है इस चीज़ को दिन पे दिन, साल बर साल ये क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो ऑल दो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट पे रखा है, वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इवन अपन जब सेमेस्टर में एलएलबी कर रहे होते हैं तो लगातार 2 सेमेस्टर तक आप क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही पढ़ रहे होते हैं। इतनी पतली सी बुक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है, सारे केस लॉज पढ़ने हैं, लेकिन उसके साथ में ये वाली चीज़ें भी पढ़नी हैं। जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसे इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहले में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे में आता है आपका बिजनेस लॉ, यानी कि बिजनेस लॉ किस तरीके का, कॉन्ट्रैक्ट वाला आ जाएगा, इसमें आपका कंपनी लॉ आ जाएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा, टैक्स लॉ आ जाएगा, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, बिजनेस लॉ में आ जाएगा। अदर में आ रहा है आपका एनवायरमेंटल लॉ और दूसरे तरीके के लॉ, और फिर आता है एक और जो चीज़ है वो उसमें आपकी आती है लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाली चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल लॉ और ये वाली चीज़ें आपकी आ जाएंगी। डन। चलो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ये क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चन दिखा रखा है ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर में से ही आपको बताने के लिए कि आपको प्रिपरेशन करेंगे तो क्या देखकर प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आपको क्या देखना है, क्या आप इस पेपर को सॉल्व कर पाते हैं, क्या आप इतना बड़ा पैराग्राफ सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पेपर किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये है आपका आर्टिकल 17 से रिलेटेड क्वेश्चन, ये है आपका अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को बताती है। अब इस वाली जो ये पूरी चीज़ है ये कहाँ से दे रखी है, ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है, आपका एक जजमेंट है, उसमें से क्या निकाला जाता है, ये इस तरीके के पैराग्राफ में एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उस एक्सट्रैक्ट को आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, आपको चीज़ें पता पड़ेंगे कि ये जो अभी पूरे साल हमने जजमेंट्स पढ़े हैं उनमें से कौन से जजमेंट के साथ ये रिलेवेंट बैठता है। डन। अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो क्वेश्चन अब देखो यहाँ दे रखा है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से दे रखा है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये एक्सट्रैक्टेड है। अब समझ में आया कि जजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट, अच्छा ठीक है मैंने इतनी बार बोला है जजमेंट पढ़ने किसके हैं, तो आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने हैं प्लस हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पढ़ने हैं। हाई कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं वो पढ़ने हैं और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट पढ़ने हैं। अब पता कैसे पड़ेगा, तो हिंदू में और अदर न्यूज़पेपर में हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में डिस्कशन आ रहा होगा, तो वो जब आप चीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्या पता पड़ेगा कि हाई कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट कौन से हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तो सारे जजमेंट आपको पढ़ने ही हैं। तो अब ये वाला देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, ये वाला जो केस चल रहा था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला, किसका केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसी में से ही आपका ये पूरा जजमेंट में से पैराग्राफ लिया गया है। क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा, इस वाले पूरे केस में क्या वर्शिपर्स होते हैं ऑफ द लॉर्ड अयप्पा, ठीक है, तो क्या है, कोल्ड हेड दैट द वर्शिपर्स ऑफ द लॉर्ड अयप्पा वाला जो केस चल रहा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डन। अब यहाँ देखिए जो मुझे आपको बताना था वो ये रहा, सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड वेदर द रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी कैटेगरी में आती है, आर्टिकल 25 में आती है या नहीं आती है। ये चीज़ आपको कब पता पड़ेगी, अगर आपके कंसेप्ट जो हैं वो सही हैं और प्लस इससे रिलेटेड जितने भी आपको लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो अगर आपको पता हैं तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
फिर आता है पार्लियामेंट आर्टिकल 17। अब यहाँ सिर्फ कंसेप्ट पूछा जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ कंसेप्ट पूछ रहे हैं। आर्टिकल 17 किस चीज़ से रिलेटेड है, पार्लियामेंट का इफेक्ट क्या था इसका, ठीक है। फिर उसी चीज़ के बाद में अब देखो बताया था ना कि अगर आप इंडेक्स बता रहे हैं तो इंडेक्स में क्या क्या लिखना था, जज के नाम लिखने थे और उनका रेशो लिखना था और डिसेंटिंग जज का भी नाम और आपको आइडिया होना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ दे रखा है, जस्टिस DJ Chandrachud reliance of the Constituent Assembly debates to determine the scope of Article 17 is best explained by the method, यानी कि कौन सा मेथड है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ आपको जस्टिस का नाम पता होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए, इसमें देखिए क्या पूछ रखा है, इस वाले केस में जस्टिस इन्होंने क्या हेल्ड कर रखा था, एप्लीकेशन कौन सी थी, वर्टिकल एप्लीकेशन थी, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन थी या इनडायरेक्ट। तो क्या है ये क्वेश्चन भी आपका कंसेप्ट बेस्ड है पूरा का पूरा। जब आप केसेस पढ़ेंगे, जब आप पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और केस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट आता है इन द रिव्यू पेटिशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी क्या लगी थी, रिव्यू पेटिशन भी लगी थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है। और यहाँ देखिए द बेंच ऑफ, इस वाली बेंच में डिसएग्री मिला, क्वेश्चन में पूछा था ना, बताया था ना कि इंडेक्स में आपको डिसएग्री यानी कि डिसेंडिंग जो जज होंगे उनके बारे में भी और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो देखो डिसएग्री विथ जस्टिस, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ क्या थे, डिसएग्रीमेंट में थे, वो कौन से थे, तो अब इसमें से वो चीज़ आपको बतानी है। अब समझ में आ रहा है, यानी कि आप सिर्फ क्या नहीं करके, सिर्फ बुक्स पढ़ के क्या नहीं दिया जा सकता है, क्लैट PG का पेपर नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए आपको कितने टाइम की प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए कम से कम आपको अगर गाइडेड कर रहे हैं तो 6 to 7 मंथ्स की थॉरोली प्रिपरेशन चाहिए। और उसके बाद अगर आप 4th ईयर में हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको क्या करना होगा, अभी से ही 1 साल के लिए क्या कर लीजिए, प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। आपकी अगर प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। इस 1 साल के लिए प्रिपरेशन में आपको बता दिया है ना क्या करना रहेगा। इस 1 साल की प्रिपरेशन में आपको अपने पुराने कंसेप्ट, किसी भी कारण से कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट, जैसे कई बार होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आया, सेलेक्ट करो वो सारे कंसेप्ट जो कि हमें एक बुक लीजिए, उसमें लिखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि PG में आ रहे हैं और वो हमारे क्या हैं, वीक चल रहे हैं। उन वीक के ऊपर लिखिए कौन से टॉपिक में, जैसे कई सारे बच्चों का बिजनेस लॉ बहुत अच्छा नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से क्या करिए, क्लासेस लीजिए। इस क्लासेस में सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ में ही इंडेक्स बना के आपको क्या याद करना पड़ेगा, जजमेंट्स क्या रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि जो लॉ होता है, जो जजमेंट्स होते हैं, वो सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि यही जजमेंट बाद में यूज़ करे जाते हैं नेक्स्ट किसी भी सुनवाई के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रिपरेशन जो कि आपको करनी रहेगी। किसके लिए, अगर आप क्या करते हैं, अपीयर होते हैं, किसके लिए, क्लैट PG के लिए। अगर कोई भी डाउट है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चालू होने वाली है क्लैट PG 2024 की प्रिपरेशन, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ना सिर्फ क्या करवाया जाएगा, कंसेप्ट पढ़वाए जाएंगे, बल्कि सारी चीज़ें आपको याद करवाई जाएंगी, सारे जजमेंट्स याद करवाए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको मटेरियल मिल रहा होगा, आपके पास बहुत सारे पोल कंडक्ट कर रहे होंगे, पोल हो रहे होंगे, क्विज़ हो रहे होंगे इसी तरीके के जजमेंट से रिलेटेड ही, जिसके कारण आपकी क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। अगर आप सही डायरेक्शन में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी किसकी हो, जॉब की हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी किससे रिलेटेड हो, NLU में एडमिशन से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके।